Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about good manufacturing practices, part 2. So, in the previous lecture, we have already discussed about what is GMP क्या होता है तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि what is the application or what is the basic principle on which GMP works. So let me give you a brief introduction what is actually GMP is. So if I write the full form of GMP, so GMP is good manufacturing प्रैक्टिस. सो बेसिकली ये होता क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो सेफ है, उसकी जो क्वालिटी है इज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड, और ये प्रोडक्ट में बहुत ही मिनिमम रिस्क होता है किसी भी माइक्रोबियल एक्शन का, और यू कैन से देर इज नो रिस्क ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी. सो जब भी कोई प्रोडक्ट या जब भी कोई, यहाँ पर सिंस हम फार्मा इंडस्ट्री की टॉपिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट से बात आती है मेडिसिन. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिसिन. तो ये जो मेडिसिन है, ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है अगर ये जीएमपी बेस्ड है, मीन्स इस मेडिसिन पे जीएमपी की एक्टिविटी हुई है, तो मतलब ये कि दिस पर्टिकुलर मेडिसिन इज फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस मेडिसिन को डिटोरिएट करेगी, या इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो फर्दर ह्यूमन बींग्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी या डिजीज़ कॉजिंग होगी. सो जीएमपी इंश्योर करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर मेडिसिन ये बिल्कुल फिट है, सेफ है फॉर ह्यूमन बींग्स. गेट इट. तो ये है बेसिक व्हाट इज जीएमपी. देन इफ आई टॉक अबाउट जीएमपी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट. अब जैसे आप हम जीएमपी की बात करें तो सबसे पहले आती है कि इसकी डिज़ाइन क्या है. सो लेट्स सी, बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ रेगुलरिटी requirements, we can begin to define GMP requirement for the project. Generally, issues and areas to be considered during the conceptual design phase will include कौन कौन सी इसमें बेसिक डिज़ाइन होंगी. द फर्स्ट इज प्रोसेस इशू, देन कम्स द लेआउट इश्यूज, देन कम्स द ऑटोमेशन strategy issues, then comes the flows issues, regulatory issues and validation strategy issues. So जो GMP की अगर मैं कहूँगी डिज़ाइन क्या है, तो GMP की डिज़ाइन बेसिकली उसमें कई सारे इश्यूज आते हैं, राइट. सो जब इशू डिज़ाइंस की या रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज प्रोसेस इशू. प्रोसेस इशू क्या होता है. सो द प्रोसेस इशू इज कि जब भी कोई आप कह सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट में उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट उसके इक्विपमेंट्स, उसकी रिकॉर्ड्स, उसका एरिया, कहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ से रॉ मटेरियल्स आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स जो इस पर्टिकुलर मेडिसिन की मैन्युफैक्चर करेगा, जो पर्टिकुलर पर्सन है जो उस जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो पर्टिकुलर एरिया, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. अब आता है कि जो इश्यूज हैं इनको जीएमपी में कौन रेगुलेट करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एफडीए करता है. who regulate the issues of GMP? So FDA, that is Food and Drug Administration. अब आता है कि बेसिकली इसमें प्रॉब्लम्स आती कहाँ पर है. तो जब पहली प्रॉब्लम आती है वो वहाँ पर आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि यस
ये GMPs हैं। अब इसमें जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल्स है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस सबसे पहले, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो पहला इशू आता है वो आता है रॉ मटेरियल पे, राइट। तो रॉ मटेरियल शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, राइट। सेकेंड आता है कि जो एरिया है, जो हमारा फ्लश डिज़ाइन है, या जो कह सकते हो विंडोज़ हैं, वॉल्स हैं, सीलिंग्स हैं, डोर हैं, इन सब को भी दे शुड बी प्रॉपरली क्लीन। मतलब जो एरिया है वो शुड बी प्रॉपरली फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। देन जो इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, राइट, तो उस इक्विपमेंट शुड बी क्लीन, उनको अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए कि दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। So, अब आता है the basic requirements can be refined for the various aspect of the project to allow the facility to be engineered. The following category are suggested for guidelines. The first one is facilities and the environment, services and utilities, personal flows, material flows, equipment design, computerized system, maintenance and services, waste management, and last is the procedure and documentation. ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। नाउ मूविंग ऑन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रोडक्ट। अब बेसिकली आता है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग practices for product. अब आता है the basic requirement according to WHO's good manufacturing practices for pharmaceutical states are as follows as. तो अगर मैं WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो जो GMPs हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, वो सबसे पहले क्या होती है, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर क्लियरली डिफाइंड, सिस्टमैटिकली रिव्यूड इन अ लाइट ऑफ एक्सपीरियंस and shown to a capable consistency manufacturing medicinal product of the required quality and compiling with their specification and or marketing authorization. Second is critical steps of manufacturing processes and significant changes to the process are validated. Third is all necessary facilities for GMPs are provided, including appropriately qualified and trained personnel. Second, adequate premises and space. Third is suitable equipments and services. Fourth is correct material containers and labels. And last is approved procedure and instruction. This is again very important. कहने का मतलब ये है कि जो GMP बेस्ड प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो सबसे पहले द बेसिक रिक्वायरमेंट और द थिंग जो चेक करी जाती है वो ये होता है कि जो पर्सन है जो इज गोइंग टू परफॉर्म द टेस्ट और गोइंग टू परफॉर्म द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर मेडिसिन, इट शुड बी क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड। सेकेंड, जो एरिया है, जो आप कह सकते हो जो प्रेमिसेस हैं, जो स्पेसेस हैं, दैट शुड बी प्रॉपरली क्लीन एंड सैनिटाइज। जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए। जो मटेरियल्स उसमें यूज हो रहे हैं दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। देन कम्स द मटेरियल शुड बी ऑफ करेक्ट, क्योंकि सिंस ये मेडिसिन है, ये एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए, और ह्यूमन के किस कंजप्शन के लिए, किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो मटेरियल्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, जो मशीन्स हैं जो प्रोडक्ट हैं दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। देन कम्स द अप्रूव्ड प्रोसीजर्स होने चाहिए। अप्रूव्ड प्रोसीजर मतलब जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो मेडिसिन अप्रूव्ड गाइडलाइंस और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही बेस्ड होना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। एंड
जो प्रोसीजर होना चाहिए वो अंडर द सर्टेन GMP गाइडलाइंस होना चाहिए. देन कम्स द इंस्ट्रक्शन एंड procedures are written in the instructor forms in a clear ambiguous language and specifically applicable to the facilities provided. तो जो भी इंस्ट्रक्शन हो, बिफोर हम भी कोई लैब में वर्क करते हैं, तो जब हम किसी भी लैब में वर्क करते हैं तो क्या होता है कि हम कोई भी जब भी किसी लैब में वर्क कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि जो लैब में जब भी हमने कोई वर्क करा है तो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. देन सेकेंड, हम जब लैब में वर्क करते हैं तो हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि येस दिस इज़ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, और इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हमको वर्क करना है. राइट तो ये इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम वर्क करना है. और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एक बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में लिखना चाहिए. ठीक है, कि मतलब वो सबको पढ़ने को आए, येस दिस इज अ इंस्ट्रक्शन एंड वी हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म दिस experiment. Then operators are trained to carry out a procedure correctly. ऐसा नहीं जो ऑपरेटर्स हैं वो ट्रेंड हो, उनको पर्टिकुलर मतलब कि चीज़ की दे शुड हैव अ वास्ट नॉलेज. देन बिफोर परफॉर्मिंग हम उनकी नॉलेज, ऑपरेटर्स की नॉलेज को टेस्ट करना चाहिए. ऑपरेटर शुड बी ट्रेन्ड, शुड हैव अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर सर्विस. Then comes records are maintained manually or by recording instruments during the manufacture, which demonstrate that all the aspects required by the defined procedure and instruction were in fact taken, that the quality and the quality of the product should be expected. तो सबसे पहले आता है कि रिकॉर्ड्स, जो भी प्रोडक्ट है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए. आप मैनुअली भी कर सकते हो रिकॉर्ड मेंटेन स्टूडेंट्स, आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो. रिकॉर्ड को क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आपको फर्दर किसी को आंसर करना है तो यू मस्ट हैव द रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग करना उस स्टेजेस में क्या क्या रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या क्या क्या आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो करे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ करें, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉर फ्यूचर. Then records of manufacturing including distribution, which enable the complete history of the batch to be traced and retained in a compressible and accessible form. The distribution, that is wholesaling of the product, minimize any risk of their quality. A system is available to recall any batch of the product from sale or supply. Complaint about the marked product are examined. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई कंप्लेन आ गई है तो उस कंप्लेन को प्रॉपरली एग्जामिन करना है. बिकॉज क्या कॉज है, उस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आई है, उस चीज़ को डेप्थ तक की चेक करना है. देन फर्दर उस पर वर्क करना है. Then comes the sanitization and hygiene. This heading is again very important, क्योंकि अगर हम जब भी GMP के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे. सबसे पहले आता है हमारी सबसे पहले आती है हमारी दो चीज़ों की बात अगर हम करते हैं तो द फर्स्ट वन इज हाइजीन. हाइजीन शुड बी मेंटेन, राइट. हाइजीन. सेकेंड इज सैनिटाइजेशन. ठीक है, दो चीज़ों को हम वर्क करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज हाइजीन एंड सेकेंड वन इज सैनिटाइजेशन. ओके, नाउ कमिंग टू कि हाइजीन और सैनिटाइजेशन है क्या. बेसिकली अगर हम हाइजीन की बात करें तो हाइजीन का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी एरिया या कोई भी चीज़ इज़ फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. ठीक है, सैनिटाइजेशन and hygiene were vital in every aspect of the manufacturing process. It covers anything that
can cause contamination such as personal premises, equipments, container, and production of materials. All potential source of contamination should be identified, eliminated with comprehensive and sanitization hygiene program. As ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सैनिटाइजेशन है या हाइजीन है, ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस होता है. इंटरव्यू में आपको लगेगा ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द वाइटल एस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट द करेक्ट आंसर इज सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन. ये इंटरव्यू के बेस में पूछ सकते हैं कि जो सैनिटाइजेशन और हाइजीन है ये जीएमपी में एक वास्ट एरिया कवर करता है. सबसे पहले पर्सनल्स को चेक करता है कि कोई पर्सनल्स में कंटामिनेशन तो नहीं है. देन प्रेमिसेस को चेक करता है, देन इक्विपमेंट्स को, कंटेनर्स को और प्रोडक्शन मटेरियल को. ऑल द पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन शुड बी आइडेंटिफाइड, एलिमिनेट. कहा जाता है कि अगर कोई भी कंटामिनेशन कहीं पर भी पॉपअप हो रहा है कि कहीं यस इस पर्टिकुलर चीज़ में कंटामिनेशन है, तो क्या होगा उस टाइम पे, उस वक्त उस कंटामिनेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फौरन ही उसको एलिमिनेट कर देंगे. देन कम्स द बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज एंड प्रेमिसेस. As a principle, the premises should be situated in an environment that is suitable for its operation and one that is free from any risk of contamination of materials and product. The premises should also be designed to minimize errors in operation and should be easy to clean and maintain. क्या कहा जा रहा है इसमें, बात ये आ रही है कि जो बिल्डिंग्स हैं, राइट, सो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, जो प्रेमिसेस है, जो इन्वायरमेंट है, दैट इज which is suitable for its operation, that environment should be free from any risk of contamination of that material. मतलब ये कि जो प्रेमिसेस होना चाहिए उस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करेंगे कि जो एरर हो वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो सके और ऑपरेशन को बहुत ही इजी वे में कैरीड आउट कर सके. और एनी रिस्क ऑफ कंटामिनेशन क्या होना चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, रिस्क ऑफ कंटामिनेशन जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा 0% होना चाहिए. और यू कैन से कोई भी चीज़ 0% नहीं होती है तो 99.9% होना चाहिए, राइट. देन कम्स द इक्विपमेंट्स इसलिए क्योंकि उस इक्विपमेंट्स में उस प्रोडक्ट को कैरीड आउट करा जाएगा, उस प्रोसेस को कैरीड आउट करा जाएगा, इसलिए जो इक्विपमेंट होना चाहिए दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. उसको प्रॉपरली डिटर्जेंट वाइज से, boiling water से, running water से, and by using different types of solution, you should always wash that product properly, sanitize करो, air dryer करो, and then उन प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं. देन कम्स दी रॉ मटेरियल्स. तो अगेंस्ट जो रॉ मटेरियल है उनको भी हमें should be stored properly according to the appropriate condition which are set to by the manufacturer. आप कोई भी मेडिसिन बनाना है, उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं जब वो आए तो उनको एक पर्टिकुलर जो उनका टेम्परेचर है कि हाँ आपको पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रखना है, आप उस टेम्परेचर पे उस रॉ मटेरियल को रख दो. देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो भी मटेरियल आ रहा है वो करेक्ट है और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी है. Then comes the personals. The success of GMP compliance is heavily relies on the people implementing it. For this reason, it is the vital that all the persons are qualified and trained to do the job. They should be aware of the principle of GMP and receive continuous training, hygiene instruction, and other tool relevant to their needs. Respective manager should be clear on job description for each worker to avoid misunderstanding and reduce the risk of issues like overlapping responsibilities. तो कहने का मतलब ये है कि जो पर्सनल्स हैं, जो एक कह सकते हो एक जो सोर्स पर्सन है, दे शुड हैव द नॉलेज एंड दे शुड बी प्रॉपरली ट्रेन. उनको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, उनको अपनी जॉब
की जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको कौन सा वर्क करना है, किस तरीके से वर्क करना है, कैसे आप पूरी प्रोसेस को जीएमपी गाइडलाइन के थ्रू ले जा सकते हो, कर सकते हो, उस हिसाब से उनको अपना प्रोसेस को कंडक्ट करना है. Then there are certain FAQs about GMP. So ये basically important questions हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. The first one is, what are the GMP's requirement? What is the difference between GMP and ISO? What are the 5 P's of GMP, and does the FDA regulate GMP or not? तो ये there are 4 questions. आप इन क्वेश्चन को गो थ्रू करो एंड लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 4 क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, आपको जीएमपी के लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यू कैन जस्ट always leave your questions in the comment section below, and I will answer all those questions. और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल टू आवर हेल्पलाइन नंबर, दैट इज 7080833450. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. Please like, share and subscribe. Thank you.